हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईद के दिन मारा गया भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन हाफिज सईद का करीबी अज्ञात हमलावरों ने सुला दिया मौत की नींद। दोस्तों, लगातार भारत के दुश्मनों को मौत की नींद अज्ञात हमलावर सुलाते जा रहे हैं। दोस्तों, बताएंगे कौन था ये हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान। बताएंगे इसके मारे जाने के बाद अब हाफिज सईद अपंग हो चुका है। दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे इधर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे आरएसएस हेडक्वार्टर, तो उधर पाकिस्तान में बढ़ गई दुगदुगी। दोस्तों, मच गया हड़कंप। बताएंगे अखंड भारत को लेकर क्या कहते नजर आए हैं पाकिस्तान। तो वहीं आपको बताएंगे मोहम्मद यूनुस का बड़ा ही खतरनाक प्लान भारत की सीमा के पास जिनपिंग के साथ मिलकर करने वाला है बड़ा खेला। दोस्तों, ढाका से लौटते ही हो गया बड़ा खुलासा। बता दिया है भारत के इस चिकन नेक को अपना कह दिया है समुद्र का गार्डियन हम है। जी हाँ, जिसके बाद भारत में हड़कंप मचा दिया। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने जिसका डर था वही हुआ। तो दोस्तों, एक से एक बड़ी और अहम जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत भारतीय सेना भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ईद के दिन मारा गया भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान कराची में मारा गया। दोस्तों, पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। अब कराची में हाफिज सईद के एक और करीबी की हत्या कर दी गई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाने वाले अब्दुल रहमान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान अहले सुन्नत वाल जमात का स्थानीय नेता था। वो कराची में लश्कर के लिए फंड की उगाही करता था। उसके एजेंट पूरे इलाके से फंड लाकर उसके पास जमा करते थे, जिसके बाद वो हाफिज सईद तक उस फंड को पहुंचाता था। दोस्तों, हाफिज सईद के इस करीबी पर यह हमला उस समय हुआ जब वो अपने पिता और अन्य लोगों के साथ था। इस हमले में उसके पिता समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें अब्दुल रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। पाकिस्तान बीते कुछ सालों से आतंकवाद से त्रस्त है। एक और बलूचिस्तान में बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक एक करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने हाफिज सईद के करीबी को निशाना बनाया, उसे ना तो किसी ने देखा और ना ही कोई पहचान पाया। हाल ही में क्वेटा में अज्ञात हमलावरों ने जमीयते उलेमाए इस्लाम के मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नूरजई को क्वेटा एयरपोर्ट के पास गोली मारी गई थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब्दुल रहमान से पहले लश्कर तैयबा के एक शीर्ष कमांडर जियाउर रहमान उर्फ नदीम उर्फ कतल सिंधी की पंजाब प्रांत के झेलम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नदीम को लश्कर संस्थापक हाफिज सईद का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। वो जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। उसने 2000 की शुरुआत में जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ की थी और 2005 में वो वापस पाकिस्तान चला गया था। दोस्तों, जियाउर रहमान, जिसे हाफिज सईद का परछाई माना जाता था, लश्कर तैयबा में दूसरा सबसे बड़ा आदमी था और जम्मू कश्मीर में हुए रियासी हमले का मास्टरमाइंड भी था ये। इसके अलावा 2023 में लश्कर के 2 प्रमुख ऑपरेशन कमांडर हंजला अदनान और रियाज अहमद उर्फ आबू काजिम की भी हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित आतंकवादियों में शामिल था। इन घटनाओं के बाद अब सवाल ये उठता है कि हाफिज सईद और उसके करीबी आतंकवादी नेताओं की हत्या का सिलसिला किसके द्वारा चलाया जा रहा है और इसके पीछे किसकी मंशा हो सकती है। पाकिस्तान की बात करें तो वो लगातार इन हत्याओं के पीछे भारत का ही हाथ बताता है। वो कहता है कि भारत की रॉ एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में कत्ल करवा रही है। पाकिस्तान में जितने भी चायोस होते हैं दोस्तों, जितने भी लड़ाई झगड़े प्रोटेस्ट होती है, इन सब के पीछे भारत का हाथ बताया जाता है। भारत पर इल्जाम लगाए जाते हैं। हालांकि आज तक ये पाकिस्तानी साबित नहीं कर सके हैं कि इसके पीछे वाकई में भारत ही है या कोई और देश है। और जबकि भारत हमेशा से मना करता आया है कि भारत ना ऐसे कार्य कभी करवाता था ना करवाएगा, तो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने बंद करो। हालांकि दोस्तों, जो भी इन आतंकवादियों का खात्मा करवा रहा है, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ये भारत की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है और इनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। चाहे इनको पकड़कर भारत के हवाले कर दिया जाए या फिर इनकी मौत हो जाए, दोनों चीज भारत के लिए बेहतरीन है। इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय है? कौन इनकी हत्या करवा रहा होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन, अगर आप भी खुश हैं इन आतंकवादियों के खात्मे पर, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आप सभी लोग कमेंट में ऐसा होना जरूरी था जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए आरएसएस हेडक्वार्टर, तो पाकिस्तान में मच गया हड़कंप, बढ़ गई उनकी धुकधुकी और देने लगा अखंड भारत पर ज्ञान। दोस्तों, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जिस संगठन से सबसे ज्यादा डर लगता है, जिसका नाम पर सुनकर ही पाकिस्तान की तबीयत कच्ची हो जाती है, उसके मुख्यालय में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर पाकिस्तानियों को अखंड भारत का खौफ सताने लगा है, जिसके नक्शे
में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। लगभग 2 घंटे तक पाकिस्तान के हुक्मरान और थिंक टैंक नागपुर से आने वाली एक एक तस्वीर को देखते रहे कि अखंड भारत के पैरोकार आरएसएस के आंगन में मोदी क्या कर रहे हैं। इस बेचैनी की वजह पाकिस्तानियों की संघ और बीजेपी के बारे में वो सोच है जिससे उसे खतरा नजर आता है। पाकिस्तान का ये मौलानाओं के साथ ही वहाँ के एक्सपर्ट भी ये मानते हैं। उन्हें लगता है कि अखंड भारत की बात करने वाली आरएसएस पाकिस्तान के वजूद तक से इनकार करती है। एक पाकिस्तानी मौलाना के मुताबिक ये एक ऐसा संगठन है जिसने पाकिस्तान की सरजमी को कभी स्वीकार किया ही नहीं, आज तक स्वीकार नहीं किया। जब से पाकिस्तान बना है तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका वजूद नहीं माना है। जनसंघ, हिंदू महासभा, शिवसेना और इस तरह के जो संगठन है वो पाकिस्तान के वजूद को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में अगर संघ पाकिस्तान के वजूद को स्वीकार नहीं करता तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की संघ मुख्यालय में मौजूदगी पाकिस्तान की टेंशन तो बढ़ाएगी। पाकिस्तानियों को लगता है कि अगले 15 साल में बीजेपी और आरएसएस अखंड भारत के प्लान को जमीन पर उतारने वाले हैं। इसके लिए योजना बनाने वाली संघ की विचारधारा अब हिंदुस्तान की हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्सों के मुताबिक अब प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो कैबिनेट है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी। और ये जो चीजें हैं कि कैसे जियोपॉलिटिक्स को बदलना है, अपने मुल्क की पावर को कैसे बढ़ाना है, पाकिस्तानियों की बेचैनी इन तस्वीरों को देखकर इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उनके एक्सपर्ट अपनी आवाम को ये भी समझा रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत। पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपनी आवाम को झूठे प्रोपेगेंडा से भी डरा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इंडिया पर जो सेक्युलरिज्म की छाप थी, मोदी की जो हिंदुत्व की पॉलिसी है, उसने उसको खत्म कर दिया है। अब भारत एक हिंदू स्टेट बन चुका है। पाकिस्तानी भारत को सुपर पावर बनता देखकर भी जलते रहते हैं। ब्रह्मोस, अग्नि जैसी मिसाइलों की ताकत के अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की आइडियोलॉजी के पीछे भी पाकिस्तानियों को आरएसएस ही नजर आ रहा है। यानी भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और 10 से 15 साल में अखंड भारत की अवधारणा के जमीन पर उतरने का बयान को गूंथकर पाकिस्तान ने अपने दहशत को बढ़ाने वाली कहानी खुद ही बुन डाली है। दोस्तों, जिस साल आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं उस साल पाकिस्तान को खतरा ऑल टाइम हाई नजर आ रहा है। फिलहाल जिस पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर आरएसएस का नाम सुनकर ही बढ़ जाता है, उसके मुख्यालय की पावरफुल तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों में हार्ट अटैक का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। डर इस बात का है कि अब तक अखंड भारत ट्रेलर देख रहा हिंदुस्तान कहीं जल्द ही पूरी पिक्चर ना रिलीज कर दे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ की कैबिनेट से लेकर पाकिस्तानी आर्मी तक में हलचल हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, उनको अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस से क्यों मिले, क्यों वो प्रधानमंत्री के पद पर होने के बावजूद भी आरएसएस मुख्यालय गए। कहीं ना कहीं अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। कहीं ना कहीं भारत अब और भी ज्यादा आक्रामक ना हो जाए, ये डर सता रहा है पाकिस्तानियों को। और उससे भी बड़ा डर दोस्तों ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अखंड भारत के लिए भी कार्य शुरू कर देगी आरएसएस और बीजेपी। अब ऐसे में अगर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की आर्मी को यही डर सता रहा है तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि डर अच्छे हैं। जी हाँ, ऐसे में आप लोग भी कमेंट में डर अच्छे हैं लिखना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अखंड भारत पर आपकी क्या राय है दोस्तों अवश्य बताइएगा। जो खबर आई थी पाकिस्तान से वो हमने आपको बताई है, इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा अपने भारत देश के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये खबर हर एक भारतीय तक पहुंचे, हर एक उन लोगों तक पहुंचे जो अपनी सोच से भारत को बर्बाद करने पर तुले थे। आप समझ सकते हैं दोस्तों हमारा इशारा किनकी तरफ है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी ओर अगर भारत की बात कर लेते हैं तो मोदी का सियासी वारिस महाराष्ट्र से ही होगा। जी हाँ, और उसको आरएसएस तय करेगा ये दावा कर दिया है शिवसेना के नेता संजय रावत ने, जिसने मचा दी है सनसनी। दोस्तों, संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस साल 75 साल के होने जा रहे हैं, लिहाजा अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में चर्चा करने के लिए संघ के मुख्यालय गए थे। रावत ने दावा करते हुए कहा है कि संघ तय करेगा कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। रावत ने दावा किया है कि मोदी संभवतः सितंबर में अपने रिटायरमेंट के लिए आवेदन लिखने वास्ते आरएसएस मुख्यालय गए होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस देश में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव चाहता है। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 साल तक मोदी संघ के मुख्यालय नहीं गए, लेकिन अब वो ये बताने वहां गए थे कि वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, संजय रावत के इस बयान ने वाकई में सनसनी मचा दी है कि भैया इस प्रकार से आप शब्दों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक प्रधानमंत्री के लिए। ऐसे में आपका क्या जवाब होगा दोस्तों जरूर बताइएगा लिखकर, साथ ही साथ बता
बता दें, मोहम्मद यूनुस का बड़ा ही खतरनाक प्लान भारत की सीमा के पास जिनपिंग के साथ मिलकर करने वाला है बड़ा खेला। ढाका लौटते ही हो गया खुलासा दोस्तों। मोहम्मद यूनुस को लेकर जिन बातों की आशंकाएं थी वो अब साबित होने लगी है। मोहम्मद यूनुस जो अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, उन्होंने बंगाल की खाड़ी में न सिर्फ चीन को न्योता दिया है बल्कि उन्होंने खुद को समुद्र का गार्डियन भी बताया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है दोस्तों, जिसमें वो चाइना को बंगाल की खाड़ी में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस 26 मार्च से 29 मार्च तक के लिए बांग्लादेश के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की है और चीन को बांग्लादेश में कारोबार का विस्तार देने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों उस वीडियो में मोहम्मद यूनुस कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भारत के 7 राज्यों, उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम उस क्षेत्र में समुद्र के एकमात्र गार्जियन हैं जो एक विशालकाय अवसर को खोलता है। यहाँ पर चीन अपनी इकोनॉमी का विस्तार हो सकता है, यहाँ पर चीजों को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है और बेचा जा सकता है। मोहम्मद यूनुस का यह बयान दिखाता है कि बांग्लादेश कितना खतरनाक हो चुका है और वो चीन को क्या ऑफर कर रहा है। बांग्लादेश चीन के सामने भारत के चिकन नेक्स का जिक्र कर रहा है, जिस पर चीन को हमेशा से लालच रहा है, चीन की हमेशा से नजर रही है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन स्नैक कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी है जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है, जिससे ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और संपर्क के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। ये गलियारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित है और एक पॉइंट पर तो ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा ही है। एक डर हमेशा बना रहता है कि चिकन स्नैक पर हमला करके भारत को पूर्वोत्तर हिस्से से अलग किया जा सकता है। भारत के लिए चिकन स्नैक हमेशा से संवेदनशील रहा है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, जो वाकई में भारत का डर और ज्यादा दुगना कर रहा है। बांग्लादेश दोस्तों चिकन नेक को लेकर ही भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के इस बयान से साफ होता है कि शेख हसीना की सरकार के पतन के पीछे क्या साजिशें हो सकती हैं। चिकन स्नैक 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को मुख्य भूमि भारत से जोड़ता है। लिहाजा ये गलियारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप समझ ही सकते दोस्तों कितना ज्यादा अहम है ये भारत के लिए। इस क्षेत्र में कोई भी समझौता पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग कर सकता है और मोहम्मद यूनुस के इस बयान से ऐसा लगता है कि वो चीन के साथ ऐसा ही कोई समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्षेत्र भारत के लिए बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील है, खासकर उत्तर में चाइना भूटान सीमा और दक्षिण में बांग्लादेश से इसकी निकटता को देखते हुए। लिहाजा भारत को चौकन्ना रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर ईद के दिन पीएम शहबाज शरीफ का क्रूर चेहरा आया सामने, दे दिया ऐसा आदेश, हर तरफ मच गया कोहराम। दोस्तों पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को हजारों अफगान शरणार्थियों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने का आदेश दिया गया है। अफगान नागरिक कार्ड यानी एसीसी धारकों के लिए देश छोड़ने की सरकार की समय सीमा सोमवार 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सभी अफगान शरणार्थियों को तुरंत बाहर निकालने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के पुलिस प्रमुख ने रावल पोतोहार और सदर डिवीजनों के अधीक्षकों को जिले में रहने या काम करने वाले अफगान नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने डॉन को बताया है, हमें निर्देश मिले हैं कि एसीसी कार्ड रखने वाले सभी अफगान नागरिकों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निष्कासित कर दिया जाए। इसके अलावा निर्देशों में कहा गया है कि पंजीकरण प्रमाण यानी पीओआर कार्ड रखने वाले और दोनों शहरों में रहने वाले अफगानियों को सरकारी नीति के अनुरूप पाकिस्तान छोड़ना होगा। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने शहबाज शरीफ के सामने रख दी शर्त, कह दिया भारत के साथ संबंध सुधारो शहबाज शरीफ, नहीं तो तबाह हो जाएगा तुम्हारा पाकिस्तान। जी हां, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईएसआई चीफ और विदेश सचिव अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे। अमेरिका और सऊदी अरब के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नेतृत्व से मुलाकात कर उसके सामने 5 महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं, जिनमें भारत, चीन, इजराइल, ईरान और आतंकवाद से जुड़े मुद्दे शामिल है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इन मांगों को नहीं मानता है तो जनरल असीम मुनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए बताया है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे और अगर गाजा में शांति रक्षक सेना तैनात होती है तो वहां पाकिस्तान भी अपनी सेना भेजे। सऊदी अरब अगर इजराइल से जुड़े कोई डील करता है तो पाकिस्तानी सेना गाजा में युद्ध बंद करने में अपनी भूमिका निभाए। दरअसल पाकिस्तान की सेना यमन में हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान में सऊदी अरब की सेना की मदद कर चुकी है। तो वहीं अमेरिका को लेकर क्या शर्त है बता दे। अमेरिका और सऊदी अरब ने भारत को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पाकिस्तान
पाकिस्तान से कहा गया है कि वो कश्मीर में चल रहे आतंकवाद को तत्काल बंद करे, भारत के साथ रिश्ते सामान्य करे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया है कि वो कश्मीर का मुद्दा भी सुलझाए और भारत का आधिपत्य स्वीकार करे। दोस्तों, ऐसे में भारत के साथ वो संबंध सुधारेगा या नहीं सुधारेगा वो तो हम उसी पर छोड़ते हैं, लेकिन इजराइल के साथ उसके संबंध कैसे पॉसिबल हो पाएंगे दोस्तों, जबकि इजराइल को तो पाकिस्तान देश तक नहीं मानता है। यहाँ तक कि उसने अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पूरी दुनिया में वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी के बाद कैसे पाकिस्तान अपने आप को ढालेगा। ऐसे में मजबूरन इजराइल को उसे एक कंट्री मानना ही पड़ेगा, देश मानना ही पड़ेगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां जेल में बंद इमरान खान नोबेल पुरस्कार के लिए हुए नामित। क्या इस बार मिलेगा शांति पुरस्कार? बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मानवाधिकारों और लोकतंत्र के प्रति उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। ये घोषणा पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस यानी PWA और नॉर्वेजियन राजनीतिक पार्टी सेंट्रम ने किया है। पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस एक वकालत समूह है जो दिसंबर 2023 में स्थापित हुआ था। ये संगठन नॉर्वे की राजनीतिक पार्टी सेंट्रम से जुड़ा है। पार्टी सेंट्रम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए उनके कार्यों के कारण नामित किया गया है। जिनको नहीं जानकारी है उनको बता दे, 2019 में भी इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिमिलरली नामित किया गया था, जब उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बता दें कि हर साल नॉर्वेजियन नोबेल समिति सैकड़ों नामांकन प्राप्त करती है। इसके बाद 8 महीने की लंबी चयन प्रक्रिया के माध्यम से विजेता का निर्णय लिया जाता है। पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की जाएगी और पुरस्कार वितरण दिसंबर 2025 में होगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, कश्मीर मुठभेड़ को लेकर बड़ी खबर, जहां शहीद कांस्टेबल का भाई ने बड़ा बयान दिया। कहा, मौका मिला तो 100 आतंकवादियों को मार डालेंगे। जी हां, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए कांस्टेबल तारिक अहमद के भाई ने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो 100 आतंकवादियों को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। शोका कुल परिवार के सदस्यों के मुताबिक अहमद ने वादा किया था कि वो उनके साथ ईद मनाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का भी आह्वान किया। गुरुवार तड़के शुरू हुई मुठभेड़ में अहमद समेत 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी ढेर हो गए। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुक्रवार दूसरे दिन भी जारी रही। ऐसे में दोस्तों, अहमद के चचेरे भाई नईम नाइज ने कहा कि हमें बहुत दुख है क्योंकि वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें गर्व है कि उसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने हमारे साथ ईद मनाने का वादा नहीं निभाया। वो रमजान के पवित्र महीने के दौरान जन्नत चला गया। देश में 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद उल फितर मनाए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं 100 आतंकवादी को मारूंगा और अपने भाई का बदला लूंगा। जी हाँ दोस्तों, वाकई में उनके इस बयान ने सबकी आंखें नम कर दी हैं और हर एक भारतीयों का आतंकवादियों के प्रति खून खौला दिया है। दोस्तों, ऐसे में उनके भाई को आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे, जरूर लिखिएगा कमेंट में। और इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से जैश-ए-मोहम्मद के सारे आतंकवादियों को मारा जा रहा है अज्ञात हमलावरों के द्वारा, वाकई में ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर थी शुरू में जो हमने आपको बताया। साथ ही साथ बता दें, पटना के जामा मस्जिद के मौलाना ने ऐसा बयान दे दिया जिसने हड़कंप मचा दिया। दोस्तों, उसके बिगड़े बोल कुछ इस प्रकार से थे कि चप्पे चप्पे पर है मुसलमान, अगर खून बहाने की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ आएंगे। जी हाँ, पटना के जामा मस्जिद में आज नमाज के बाद मस्जिद के मौलाना तकरीर करते हुए कहा है कि आज हमारे खिलाफ साजिश हो रही है ताकि मुसलमान को तकलीफ दिया जाए और परेशान किया जाए। हमें डराने वाले सुन ले कान खोलकर, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से हम नहीं डरते। बाकी तमाम ताकतों को जूती की नोक पर उड़ा देते हैं। अगर खून बहाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ आएंगे, लेकिन नबी के खिलाफ कोई फैसला कर दे, कुरान के खिलाफ कोई फैसला कर दे तो हम पर ठोक दे। अल्लाह की कसम, सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा, अल्लाह के फरमान के खिलाफ कोई फैसला नहीं थोप सकता। हम उनकी रूहानी औलाद हैं। मौलाना ने कहा कि मुसलमान जिंदा है और दुनिया के चप्पे चप्पे हिंदुस्तान की गली गली में है। वक्फ बिल लाकर जमीन छीनोगे, किस जमीन की बात कर रहे हो, कैसे छीन लोगे, इतनी आसानी से कैसे चोरी कर लोगे, बेवकूफ बनाना बंद करो। हमें तुम्हारी इतनी हमदर्दी नहीं चाहिए, हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है। तुमने आज तक हमारे साथ हमदर्दी क्या किया है ये बात जमाना जानता है। ये अब आसमान भी देख रहा है कि तुम कितने जालिम हो, मामूली बात पर मुसलमानों को परेशान करते हो। दोस्तों, इस बयान ने वाकई में सबको तकलीफ में डाल दिया है दोस्तों कि जामा मस्जिद का ये मौलाना किस प्रकार से बिगड़े और जहरीले बयान दे रहा है, खुलेआम मारने पीटने काटने की बात कर रहा है। अगर आप भी मानते इस पर बड़ा एक्शन होना ही चाहिए, गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर बता दे, इस देश में क्यों बांटी गई 60,000 हनुमान चालीसा, मुल्क का नाम सुनकर आप भी जाएंगे चौंक। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के एक प्रमुख हिंदू संगठन ने देश भर के 8 मंदिरों में हनुमान चालीसा की 60,000 छोटी पुस्तिकाएं वितरित की हैं। गौतेंग प्रांत के विभिन्न क्लबों के बाइकर्स के नेतृत्व में ऐसे हिंदूज संगठन के सदस्यों ने रविवार को यह अभियान चलाया।
इसके साथ ही उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए लगभग 2 टन किराने का सामान भी एकत्र किया और वितरित किया। ऐसे में हनुमान चालीसा बांटने को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है और साथ ही साथ जय हनुमान जरूर कहिएगा। बहरहाल ये थे भी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी, जो भी आपको फील हुआ हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।